नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास मौजूद एक छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़के की है, जिसका नाम सुरेल गुप्ता है, जो कि पेशे से तो एक स्टूडेंट ही है, लेकिन इसके साथ ही वो कुछ काम भी करता है, जिसके बारे में आपको कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। तो चलिए अब ये कहानी सुरेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेल गुप्ता है और मैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास मौजूद एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। फिलहाल तो मैं एक स्टूडेंट ही हूं, लेकिन आप में से कुछ लोगों को मेरे नाम से ही एहसास हो गया होगा कि स्टूडेंट होने के साथ साथ ही मैं और क्या काम कर सकता हूं। दरअसल जैसा कि आप मेरा नाम जान पा रहे हैं कि मेरा नाम सुरेल गुप्ता है और नाम से ही आपको मेरे काम का पता चल गया होगा। मैं एक गुप्ता फैमिली से हूं और गुप्ता फैमिली से होने की वजह से मेरी फैमिली की एक पुश्तैनी दुकान है जिसको मेरे पिताजी चलते हैं। लेकिन जब मुझे पढ़ाई से थोड़ा समय मिल जाता है तो दिन के समय मैं भी दुकान पर जाकर बैठ जाता हूं और दुकान के काम में पिताजी की थोड़ी मदद करवा देता हूं और इसी कारण दिन का काफी ज्यादा समय मेरा दुकान पर ही गुजरता है। और आज जिस डरावनी घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो घटना आज से कुछ साल पहले ही मेरे साथ हमारी दुकान के पास में ही घटी थी। और वो घटना इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी थी कि उस घटना के होने के बाद मैं कभी भी शाम के बाद अपनी दुकान पर नहीं रुकता हूं, बल्कि दिन ढलने के साथ साथ ही अपने पिताजी से कहकर अपने घर लौट आता हूं। दरअसल हमारी जो दुकान है वो हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले तो हम लोग हमारी दुकान के पास में ही रहते थे, लेकिन अब मेरे पिताजी ने दुकान से कुछ ही दूरी पर एक प्लॉट लेकर नया मकान बनाया है और हम घर के सभी लोग अब वहीं पर रहते हैं। और पिताजी भी रात होने के बाद घर पर ही लौट आते हैं और सुबह उठकर 5 किलोमीटर दूर जाकर ही दुकान खोलते हैं। सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलने का सिलसिला हमारे खानदान में काफी पुश्तों से चला आ रहा है और अब ये हमारे घर में एक आम बात हो गई है। सुबह मम्मी भी जल्दी उठकर पापा के लिए चाय नाश्ता बना देती हैं और उनके साथ साथ ही मैं भी अपना चाय नाश्ता करके अपनी कोचिंग के लिए निकल जाता हूं। लेकिन दोपहर को कोचिंग से आने के बाद थोड़ी देर आराम करके मैं दुकान पर चला जाता हूं। जब वो डरावनी घटना मेरे साथ हुई थी, उससे पहले तो मैं दोपहर में भी आराम नहीं करता था, बल्कि कोचिंग से आते ही सीधा अपने पापा के पास दुकान पर ही चला जाता था। पर उस डरावनी घटना के होने के बाद मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं जितना कम हो सके उतना ज्यादा कम दुकान पर जाऊं। वो तो मेरे पिताजी किसी काम के लिए फोन करके मुझे दुकान पर बुला लेते हैं, वरना मेरा तो अब भी दुकान पर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दुकान पर जाऊंगा तो हो सकता है वहीं घटना मेरे साथ फिर से हो जाए। हो सकता है कि वो मुझे फिर से दिख जाए और उसका वह डरावना रूप इतना ज्यादा भयानक और खतरनाक था कि उसको एक बार देखने के बाद ही आज तक भी मैं उसको नहीं भुला पाया हूं। अगर वह दोबारा से मुझको दिख गई तो मैं शायद वहीं पर हार्ट अटैक आने से मर जाऊंगा। उस डरावनी घटना के बारे में आप लोगों को बताते हुए ही जब मैं उसको याद कर रहा हूं तो अब भी मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो रहा है और मुझको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। मुझको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे अगल बगल में ही खड़ी होकर वो ये तो नहीं सुन रही हैं कि मैं उसके बारे में किसी को बता रहा हूं। अगर वो ये चीज सुन रही हैं तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में मेरे ऊपर फिर से हमला कर दे और इस बार मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि पिछली बार तो किसी तरह मैंने हिम्मत करके अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ा लिया था। लेकिन अब मेरे में उतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं उसके उस डरावने रूप का दोबारा से सामना कर सकूं, क्योंकि वो हैं ही इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी कि अगर एक बार कोई इंसान उसको देख ले
तो फिर दोबारा से उसको देखने की उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी। दरअसल ये बात आज से कुछ साल पहले की है। उस दिन मैं कोचिंग से आने के बाद दोपहर के समय दुकान पर चला जाता हूँ, और जब मैं दुकान पर जाता हूँ तो थोड़ी ही देर बाद मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि आज मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, और अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लगातार खड़ा रहकर आने वाले ग्राहकों को उनका सामान दे सकूं। तो अब मैं घर पर आराम करने के लिए जा रहा हूं और मैं वापस भी नहीं आऊंगा। आज तुमको ही दुकान संभालनी है, और रात होने के बाद सारा सामान अंदर रखकर दुकान को बंद करके तुम भी घर पर आ जाना। जब मैंने मेरे पिताजी के मुंह से ये बात सुनी तो मैं उन्हें कहता हूं कि ठीक है, आप घर पर चले जाइए, मैं आराम से दुकान बंद करके आ जाऊंगा। अब मैंने कहने को तो मेरे पिताजी से यह बात कह दी थी, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने अकेले ही दुकान बढ़ाकर रात को घर पर आने की बात मेरे पिताजी से कहकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यही एक फैसला मेरे लिए आने वाले कुछ ही घंटों में कितना भारी पड़ सकता है। पर उस वक्त मेरे पिताजी का चेहरा काफी ज्यादा मुरझाया हुआ था, और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, और इसी वजह से मुझे उनके ऊपर काफी ज्यादा दया आ जाती है। और मैं उनसे कहता हूं कि पिताजी, आप घर पर जाकर निश्चित होकर आराम से सो जाइए, मैं शाम को आकर आपसे मिल लूंगा, और घर जाने के बाद आप मम्मी से दवाई ले लेना। अब पिताजी के घर जाने के बाद मैं दुकान पर अकेला ही बैठा था। उस वक्त दुकान पर कुछ एक आध ग्राहक ही आ रहे थे जिनको उनका बताया हुआ सामान में दे रहा था। अब जैसे जैसे दिन ढलने लगा था तो चारों तरफ अंधेरा होने लगा था, और मार्केट में चारों तरफ अब अंधेरा सा होने लगा था, लेकिन अभी तक भी चारों तरफ की लाइट नहीं जली थी, यानी कि दिन अभी भी थोड़ा बहुत बाकी था, जिसकी लाल पीली रोशनी अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी। उस वक्त मैं दुकान पर बिल्कुल अकेला और सुनसान बैठा हुआ था, क्योंकि उस वक्त कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं था, और मैं बैठा बैठा फोन देख रहा था कि तभी मेरी दुकान पर एक बूढ़ी सी औरत आती है, और वो मुझसे आकर कुछ खाने को मांगती है। जब मैं उस बूढ़ी औरत की तरफ देखता हूं तो उस औरत को देखकर मैं काफी ज्यादा अचंभित हो जाता हूं, क्योंकि वह औरत दिखने में कुछ अजीब सी थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इतनी जवान होने के बाद भी बूढ़ी कैसे दिख रही है, क्योंकि उसका शरीर दिखाने में तो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा और बहुत पतला था, लेकिन उसकी त्वचा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है। तभी मैं उस बूढ़ी औरत से कहता हूं कि मेरी दुकान पर खाने का तो कुछ भी सामान नहीं मिलता है, आप किसी ढाबे या होटल पर जाइए, आपको वहां पर कुछ ना कुछ खाने का मिल जाएगा। दरअसल मेरी एक परचून की दुकान थी, और परचून की दुकान पर तो आप जानते हैं कि ज्यादा कुछ खाने को नहीं मिलता है। अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ बिस्किट या नमकीन ही मिल सकते हैं। तभी वह औरत मुझे मेरी दुकान में रखे हुए बिस्कुट की तरफ इशारा करती है, और उसके इशारे को देखकर मैं उस वहां से एक बिस्किट उठाकर दे देता हूं। जब मैं उसको वह बिस्किट देता हूं तो उसको वह बिस्किट देने के लिए जब मैं उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूं तो वो अचानक से ही अपने एक हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लेती है, और धीरे से मेरे हाथ से उस बिस्कुट के पैकेट को उठाती है। लेकिन जब उसने मेरे हाथ को छुआ तो उसका स्पर्श मुझे इतना ज्यादा अजीब लग रहा था कि आज से पहले किसी भी इंसान का स्पर्श मुझे इतना ज्यादा अजीब नहीं लगा था। उसका स्पर्श बिल्कुल सूखा था। उसको छूने पर ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं किसी निर्जीव और मरी हुई वस्तु को छू रहा हूं। पर जैसे ही उसने मुझे इस तरह से पकड़ा तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया था, और मैं उसको एक जोर का झटका देता हूं और अपने हाथ को उससे छुड़ाता हूं और उससे कहता हूं कि दूर हट, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा। और जब मैं अपने हाथ को छुड़ाने के लिए उसको थोड़ा पीछे की तरफ धक्का देता हूं तो मैंने जानबूझकर उसको इतना ज्यादा धक्का नहीं दिया था कि वो पीछे की तरफ जाकर ही गिर जाए। लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपने हाथ को छुड़ाने के लिए धक्का दिया तो वो तो धड़ाम से जाकर नीचे सड़क पर गिर गई, और सड़क पर गिरते ही वो फटाक से उठती है। जब मैंने उसको उस तरह से उठता हुआ देखा तो मैं सोचता हूं कि कोई भी बूढ़ा इंसान इतनी जल्दी और इस तरह कैसे उठ सकता है। इस तरह से तो सिर्फ एक जवान आदमी ही उठ सकता है। लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत उठकर मेरे पास आती है और उस बिस्किट के पैकेट को मेरे सिर पर देकर मारती है, और एक तोतली सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है। तभी मैं उसको डांटते हुए वहां से भगा देता हूं और उससे कहता हूं कि निकल जा यहां से, आ जाते हैं मुंह उठाकर।
मेरे इतना कहने पर वह बूढ़ी औरत वहीं पर रोने लगती है और रोते रोते एक हाथ की उंगली से मेरी तरफ इशारा करती है। उसके इशारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे कोई धमकी दे रही हो। तभी थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चली जाती है। मैं अमूमन किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ जो मैंने उसे बूढ़ी औरत के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा उतार दिया। पर आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये उम्र थोड़ी ऐसी ही होती है। इस उम्र में बच्चों को इतनी ज्यादा सही गलत की समझ नहीं होती, और इसी कमी के चलते मैंने उस दिन इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि मुझे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब इस गलती को करने के बाद मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। अब थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ रात हो चुकी थी और सड़क पर लाइट भी जल चुकी थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के मेरी दुकान पर आने के बाद कोई भी ग्राहक अब मेरी दुकान पर नहीं आया था और अब लगभग रात के 9 बज चुके थे। 9 बजने के बाद मैंने धीरे धीरे अपनी दुकान के बाहर रखे हुए सारे सामान को अंदर रखना शुरू कर दिया था, और सारे सामान को अंदर रखते रखते ही मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था, और उस वक्त तक लगभग रात के 10 बज चुके थे जब मैंने दुकान बंद की थी। अब दुकान बंद करने के बाद मैं दुकान के बाहर ही खड़ा होकर किसी ऑटो रिक्शा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई भी रिक्शा नहीं आ रही थी। जिसके बाद मैं सोचता हूं कि थोड़ी दूर आगे चलकर देखता हूं कि शायद आगे कहीं चलकर मुझको कोई रिक्शा मिल जाए। अब मैं थोड़ी दूर आगे चलकर जाता हूं और वहां पर भी काफी देर खड़ा रहता हूं, लेकिन मुझे वहां पर भी कोई भी रिक्शा नहीं मिलता है। जिसके बाद मैंने अपनी हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त तक रात के लगभग 11:45 बज चुके थे, और अब उस टाइम को देखकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूं और मैं सोचता हूं कि अब मुझे यहीं पर खड़े रहकर ज्यादा देर तक रिक्शा के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पैदल ही अपने घर की तरफ निकलना चाहिए। मैं शुरू से ही पैदल अपने घर पर निकल जाता तो अब तक तो अपने घर पर पहुंच भी जाता, और अब यही सोचकर मैं पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। अब मैं लगातार पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, और अब मैं मेरी दुकान से काफी ज्यादा दूर आ चुका था। अब मैं उस इलाके में आ चुका था जिस इलाके में मेरा घर था, और अब मेरा घर मेरे से यहीं कोई 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर बचा था। लेकिन वो गर्मियों के दिन थे और इतनी दूर पैदल चलने के कारण मुझे काफी ज्यादा प्यास लग चुकी थी, और अब मैं चलते चलते ही अपने चारों तरफ पीने के पानी का कुछ जुगाड़ देखता हूं, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद मैं सोचता हूं कि अब इतनी दूर तो आ ही गया हूं, घर चलकर ही पानी पी लूंगा, थोड़ी ही दूर की तो बात है। अभी मैं अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने घर की तरफ जा रहा था, और उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आगे चलकर यहां पर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना होने वाली है कि जो मेरी रूह ही कपा देगी। और मैं उस चीज से बिल्कुल अनजान होकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी चलते चलते ही एक घुमाव पर मुझे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है, और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, और उस चबूतरे पर एक औरत बैठी हुई थी, और उसने अपने सामने काफी सारे मटके रखे हुए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई प्याऊ चलाती है और आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाती है। उसको देखकर मुझे थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उस वक्त तक मेरा गला काफी ज्यादा सूख चुका था, और उसको देखकर मैं सोचता हूं कि चलो इस औरत के पास चलकर पानी पीकर आते हैं। उस वक्त उस सड़क से कुछ एक आध गाड़ियां और मोटरसाइकिल गुजर रही थीं। तभी मैं सड़क को पार करते हुए उस औरत के पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि मुझे भी थोड़ा पानी पिला दीजिए। जब मैं उस औरत के पास जाकर उससे पानी पीने के लिए मांगता हूं तो मेरी नजर उसकी तरफ जाती है, और मैं देखता हूं कि वो एक अधेड़ उम्र की महिला है, जिसने की एक घाघरा और चुनरी पहन रखी है, और उसने उस चुनरी से थोड़ा सा अपना चेहरा ढक रखा है, यानी कि उसने आधा घूंघट निकाल रखा था, और उस घूंघट में सिर्फ उसके होंठ ही दिखाई दे रहे थे। अब मेरे इतना कहने के बाद वह औरत एक मटके से पानी का लोटा भरती है और मेरी तरफ पीने का इशारा करती है, और मैं नीचे होकर एक हाथ से उस औरत से पानी पीने लगता हूं। जब मैं नीचे होकर एक हाथ से उस औरत से पानी पी रहा था तो पानी पीते वक्त मुझे उस पानी का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है, यानी कि जब मैं उस पानी को पी रहा था तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी किसी पानी की तरह नहीं था। अभी मैं इस चीज को महसूस कर ही रहा था कि तभी मुझे पानी पिलाते हुए वह औरत
एक अजीब सी आवाज में हंसने लगती है और उसकी हंसी कुछ अजीब सी थी, जैसे कि कोई मर्द और औरत की आवाज में एक साथ हंस रहा हो। तभी मैंने पानी पीते पीते ही अपनी आंखों की पलकों को ऊपर की तरफ उठाया और उस औरत की तरफ अपनी नजरों को घुमाया। और जैसे ही मैंने अपनी नजरों को उस औरत की तरफ घुमाया तो उस औरत की तरफ देखते ही मैं तो वहीं पर बिल्कुल अकड़ सा गया था। अब मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी नजरों को उस औरत की तरफ घुमाया तो मैं देखता हूं कि वह औरत अब अचानक से बूढ़ी दिखाई दे रही है। और वो बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की तरह दिख रही थी जो कुछ ही देर पहले मेरी दुकान पर मुझसे कुछ खाने का सामान मांगने के लिए आई थी और जिसको धक्का देकर मैंने नीचे जमीन पर गिरा दिया था। जब अचानक से मैंने उस औरत का वह रूप देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, और अब इससे आगे मैंने वहां पर जो देखा वो उससे भी ज्यादा डराने वाला था। दरअसल जब मेरी नजरें मेरे हाथ में पड़ने वाले उस पानी की तरफ गई जिसको मैं पी रहा था, तो उसको देखकर मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गया और मैंने तुरंत ही वह पानी पीना बंद कर दिया। क्योंकि जब मैंने उस पानी को देखा तो वो पानी नहीं था, बल्कि वो लाल लाल खून की तरह था, जिसको उस लोटे में डालकर वह बूढ़ी औरत मुझको पिला रही थी और मैं उसको पी रहा था। उसका लाल रंग देखकर ही मैं समझ गया था कि इसी वजह से मुझे इसका स्वाद बिल्कुल भी पानी की तरह नहीं लग रहा था। अब जैसे ही मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि यह बूढ़ी औरत मुझे पानी नहीं बल्कि पानी की जगह कुछ खून के जैसा पिला रही है, तो मैं तुरंत ही उसको पीना बंद कर देता हूं और उसके सामने खड़ा हो जाता हूं। लेकिन उसके सामने खड़े होते ही मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि मेरे हाथ पांव अचानक से कांपने लगते हैं और अब मैं वहां से भागना चाहता था। और भागने के लिए जब मैंने अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाया तो उस वक्त वो गली मुझे बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही थी। कुछ देर पहले वहां पर जो एक आध गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ रही थीं, अब वो भी वहां पर नहीं थी और वो गली बिल्कुल सुनसान थी। और उस गली से काफी दूर दूसरी साइड से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और वह कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार काफी तेज आवाज में आ रही थी। तभी वह औरत मेरी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगती है और हंसते हंसते ही वो अचानक से उस चबूतरे से खड़ी होती है और मेरे सीने पर उछलकर एक लात मारती है और मैं उसके लात मारते ही नीचे सड़क पर गिर जाता हूं। अब मैं उस बूढ़ी औरत के सामने बिल्कुल उसी तरह गिरा हुआ था जैसे कुछ देर पहले वह बूढ़ी औरत मेरी दुकान के सामने मेरे द्वारा धक्का देने पर मेरे सामने गिरी हुई थी। इस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि इस बूढ़ी औरत ने मुझसे उस चीज का बदला लिया है। लेकिन अब तक भी मेरे दिमाग में यह चीज नहीं थी कि यह कोई औरत नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत या डायन है। मेरे दिमाग में तो सिर्फ इतना ही था कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसने मुझे मेरी दुकान पर आकर मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा था, और जब मैंने इसको धक्का दे दिया तो अब इसने मुझसे उस चीज का बदला लिया है। पर तभी मेरे दिमाग में अचानक से ही आता है कि अगर ये बूढ़ी औरत कोई आम औरत होती तो फिर इसने अपना रूप कैसे बदला। यानी कि जब मैं इसके पास पानी पीने के लिए आया था तब तो ये काफी ज्यादा जवान दिखाई दे रही थी और अभी अचानक से ही इतनी ज्यादा बूढ़ी कैसे हो गई। और जैसे ही यह चीज मेरे दिमाग में आई तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुझको यह चीज समझ में आ गई थी कि यह कोई आम औरत नहीं है बल्कि ये तो कोई आत्मा है जिसने कि आज मुझे अपने जाल में फंसा लिया है और मैंने इसको अपनी दुकान पर धक्का देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब शायद ये मुझे यहीं पर मार देगी। तभी वह बूढ़ी औरत उस बरगद के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे से हवा में किसी पक्षी की तरह उड़कर मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है और मेरे ऊपर बैठते ही वो मेरा गला दबाने लगती है और गला दबाते दबाते ही मुझसे कहती हैं कि तूने उस वक्त मुझे धक्का मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज मेरा तुझे मारने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो तेरे पास सिर्फ कुछ खाने का मांगने के लिए ही आई थी। अगर तेरे पास मुझको देने के लिए कुछ नहीं था तो तू मुझे वैसे भी साफ साफ मना कर सकता था, पर तूने उस वक्त मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और यह चीज मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई मेरी इस तरह से बेइज्जती करता है तो वह चीज मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। तुझे पता भी नहीं है कि तेरे द्वारा ऐसा करने के बाद मेरी सहेलियों ने मेरा कितना ज्यादा मजाक उड़ाया था और वो लोग मुझसे कह रही थी कि अगर हमारे साथ तो कोई इंसान ऐसा कर देता तो उसको वहीं पर मौत के घाट उतार देती और उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखती
और उसको इतना ज्यादा तड़पाती कि उसको अपने मरने पर भी अफसोस होता। लेकिन तुम इंसानी लोगों को हम भटकती आत्माओं की कोई भी कदर नहीं होती है, और तुम लोग अपने आप को ही पता नहीं क्या समझते हो। आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि लोग सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। अब उस बूढ़ी औरत की आत्मा के मुंह से ये बात सुनने के बाद मैं उससे कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरी तो पूरी तरीके से घी बैठ चुकी थी और मेरा शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और उस वक्त डर के मारे मेरे शरीर से इतना ज्यादा पसीना निकल रहा था कि जब उस बूढ़ी औरत ने मेरे शरीर से वह पसीना निकलते हुए देखा तो उसने अपने मुंह से अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकाली और मेरे सिर के ललाट से उस पसीने को चाटना शुरू कर दिया। जब वो मेरे सिर के ललाट से उस पसीने को चाट रही थी तो मुझको इतना ज्यादा अजीब लग रहा था कि मैं आप लोगों को शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी जीभ को मेरे ललाट पर लगाया तो मुझे काफी ज्यादा गुदगुदी हो रही थी, पर गुदगुदी के साथ ही मुझे बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि वह बूढ़ी औरत दिखने में थी ही इतनी ज्यादा डरावनी। उसका चेहरा पूरी तरीके से गला हुआ था और उसके होंठ साइड में से पूरी तरीके से कटे हुए थे, जिनमें से कि हल्का हल्का खून झलक रहा था, और इसके साथ ही उसकी आंखों के ऊपर कुछ लगा हुआ था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह चेहरा काफी दिनों से किसी चीज के अंदर दबा हुआ था और इसी वजह से ये इतनी बुरी तरीके से सड़ गया है। लेकिन जब वह बूढ़ी औरत मेरा गला दबा रही थी तो उसकी उंगलियों से ज्यादा उसके नाखून मेरे गले के अंदर चुभ रहे थे, क्योंकि उसकी हाथों की उंगलियों के नाखून काफी ज्यादा बड़े बड़े थे और मैं अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़कर अपने गले को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़कर अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो उसका वह स्पर्श मुझे ठीक उसी प्रकार का महसूस हो रहा था जिस प्रकार का स्पर्श मैं जब वह बूढ़ी औरत मेरी दुकान पर आई थी और मैंने उसको बिस्किट देने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था और उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उस वक्त जो मुझे स्पर्श महसूस हुआ था, ठीक उसी तरह का स्पर्श अब मुझे उसके हाथों को पकड़ते वक्त महसूस हो रहा था। अब मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि अभी तो रात के लगभग 11:30 का ही समय हुआ होगा और इतनी सी रात को ही यह गली इतनी ज्यादा सुनसान कैसे हो गई है। भला कोई इंसान यहां से क्यों नहीं गुजर रहा है? अगर कोई इंसान यहां से गुजर रहा होता तो शायद वो मेरी मदद कर देता, और किसी इंसान को यहां से गुजरता हुआ देखकर तो यह बूढ़ी औरत की आत्मा भी मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाती। अब उस बूढ़ी औरत ने मेरा गला दबाने के साथ साथ ही अपने मुंह को मेरी तरफ बढ़ाया और उसके मुंह को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। और जैसे ही उसने अपने मुंह को मेरी तरफ बढ़ाया तो उसके मुंह से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी कि उसके मेरे इतना करीब आते ही मेरा तो सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। इसके बाद मेरे साथ जो कुछ होने वाला था मैंने उसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी, और जब वह बूढ़ी औरत अपने मुंह को मेरी तरफ ला रही थी तो मेरी तरफ अपने मुंह को लाते लाते ही वो अपने मुंह को मेरी बगल में ले जाती है और उसने अपनी जीभ से पहले तो मेरे एक कान को चाटना शुरू किया और थोड़ी देर उस कान को चाटने के बाद उसने अपने नुकीले दांतों से उस कान को काटना शुरू कर दिया और अब वह मेरे कान को अपने दांतों से चबाकर इस तरह से खींच रही थी जैसे कि कोई किसी आम को चूस रहा होता है, ठीक उसी तरह। और जैसे ही उसने मेरे कान को अपने नुकीले दांतों से दबाया तो उसका दर्द इतना भयंकर था कि उसके द्वारा ऐसा करते ही मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है, और अब मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। और जब उस चुड़ैल ने देखा कि मैं उसके द्वारा मेरा कान काटने पर चिल्ला रहा हूं तो उसने अपने जिन दोनों हाथों से मेरे गले को पकड़ रखा था उन दोनों हाथों के अंगूठे को मेरे गले पर बहुत ज्यादा दबाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने अपने हाथों के अंगूठे को मेरे गले पर दबाना शुरू किया तो उसके अंगूठे के नाखून मेरे गले के अंदर घुसने लगे थे और अब वो मेरे गले की त्वचा को चीरकर मेरे गले के अंदर जाने लगे थे, जिसकी वजह से मेरे गले से भी खून निकलने लगा था। और अब
मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। और अब जैसे जैसे उस बूढ़ी औरत के हाथों के अंगूठे के नाखून मेरे गले के अंदर दसते जा रहे थे, वैसे वैसे ही मेरी चीख अब थोड़ी धीमी पड़ती जा रही थी, क्योंकि उसके नाखूनों के गड़ने की वजह से मैं ठीक तरीके से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अभी मैं पड़ा पड़ा चिल्ला ही रहा था और वह चुड़ैल लगातार मेरे कान को चबा रही थी। तभी मेरे चिल्लाते चिल्लाते ही एक जोर से किसी चीज से टकराने की कोई आवाज आती है, और उस आवाज के आते ही वह चुड़ैल भी वहीं पर चिल्लाने लगती है। और चिल्लाने की वजह से उसका मुंह खुल गया था और उसने मेरे कान को चबाना छोड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया था। और कुछ पल के लिए चिल्लाने के बाद वो अपने हाथों से मेरे गले को भी छोड़ देती है और जोर से अपने सिर को पकड़ लेती है। और अपने सिर को पकड़ने के साथ ही वो मेरे ऊपर से मेरे बगल में ही साइड में गिर जाती है। और जैसे ही वो साइड में गिरती हैं तो मुझे मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी खड़े हुए दिखाई देते हैं, और उन्होंने अपने हाथ में एक लोहे की रोड ले रखी थी। और मेरे पिताजी को मेरे सामने देखते ही मेरी आंखों से बहुत तेज तेज आंसू निकलने लगते हैं। आंसू तो पहले भी मेरी आंखों से आ रहे थे जब उसने मेरे कान को चबाना शुरू किया था। तभी मेरे पिताजी मेरी यह हालत देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और तुरंत ही मुझे उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन उस वक्त तक मेरे गले से और मेरे कान से बहुत ज्यादा खून बह चुका था, और अब वह खून लगातार बह रहा था। तभी मेरे पिताजी उस लोहे की रोड की एक बार फिर से उसे चुड़ैल के सिर में मारते हैं, और अब दोबारा से उसके सिर में मारते ही वह बूढ़ी औरत वहां से अचानक से गायब हो जाती है। और उस बूढ़ी औरत के गायब होते ही मेरे पिताजी मुझको तुरंत वहां से अपने स्कूटर पर बैठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं और मेरा वहां पर इलाज करवाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद मेरे सभी घर वाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं, और अस्पताल में डॉक्टरी इलाज खत्म होने के बाद मुझको घर भेज दिया जाता है। तभी मैं मेरे पिताजी से पूछता हूं कि आखिर कल रात आप सही समय पर वहां पर कैसे पहुंचे। तो मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि जब तू इतनी लेट तक भी घर नहीं आया तो हम लोगों को तेरी काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, और इसी वजह से मैं तेरे पास उधर से होते हुए दुकान पर आ रहा था। तभी मैंने तेरी चीख सुनी और तुझे उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया। दूसरे दिन सुबह तक हम लोग हमारे घर पर आ जाते हैं। तभी सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। तो मैं उनको शुरू से सारी घटना बताता हूँ, और मेरे मुंह से मेरे साथ घटी वह डरावनी घटना सुनने के बाद मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सदमे में आ जाती हैं, जिसके बाद मेरे पिताजी उस वक्त हमारे घर के जो पंडित जी थे उनको बुलाते हैं और उनको उस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद पंडित जी हमसे कहते हैं कि हमको आज की आज ही हमारी कुलदेवी के मंदिर में जाकर हवन और अन्य प्रक्रियाएं करवानी चाहिए, क्योंकि उस बुरी आत्मा का साया तो दोबारा से भी हम लोगों का पीछा कर सकता है। इसके बाद हम लोग ठीक वैसा ही करते हैं, और उस दिन के बाद फिर कभी भी उस बूढ़ी औरत की आत्मा मुझे दिखाई नहीं देती है। लेकिन उस हादसे से उभरने में मुझे कई दिनों का वक्त लगा था, और अब भी जब मैं उस गली से गुजरता हूं और मुझे वह बरगद का पेड़ दिखाई देता है तो मुझे मेरे साथ हुआ वही हादसा याद आता है और मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं। लेकिन अब मैं उस बरगद के पेड़ वाले रास्ते से अपनी दुकान पर नहीं जाता हूं, बल्कि मैं दूसरी गली से होते हुए अपनी दुकान पर जाता हूं। दोस्तों, आज मेरी कोई एग्जाम थी तो मैं वो एग्जाम देने के लिए गया हुआ हूं, और आज की कहानी पहले से ही रिकॉर्ड की हुई थी, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा। पर आप लोग आज भी अपना नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि कल वाली स्टोरी में आप लोगों के नाम ले लिए जाएंगे। आज तो मैं इस चीज के लिए आप लोगों से माफी ही चाहता हूं।